हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MEG 01 यानी कि जो आपका ब्रिटिश पोइट्री का पेपर है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस MEG 01 यानी कि ब्रिटिश पोइट्री के आपके ले चुकी हूँ और यहाँ पर ये जो है हमारा 3rd लेक्चर है उसी सीरीज़ में। आई होप कि आपने दोनों लेक्चर्स देखे होंगे। इनके PDFs को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं अभी आपको आगे बता दूँगी। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट से जाकर जो है आप अपने गेस्ट पेपर्स को, सॉल्यूशंस को, प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स को, इन सब को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, PDF जो YouTube क्लासेस के PDFs की मैं बात कर रही हूँ, तो उन PDFs को डाउनलोड करने के लिए आपको बस MEG 01 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 एग्ज़ाम जो है गूगल पे सर्च करना है और आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट यानी कि हिंदुस्तान नॉलेज के लिंक पे। और जब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो बेसिक सी बात यह है कि आपको क्या सर्च करना है, MEG 01 जून 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको सर्च करना है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि PDF को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस वगैरह को आप डाउनलोड कर सकते हैं, गेस्ट पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो आपको यहाँ पे मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बताना है पहले कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होता है, देन आप जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। तो आपको यहाँ पे जो है मैं आपको ये समझाऊंगी सबसे पहले कि जो एक क्वेश्चन का एक आंसर राइटिंग जो होती है ना, उसका एक फॉर्मेट होता है। ओके, सो किस तरीके से आपको आंसर करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पोइट्री दैट बिकेम पॉपुलर इन द अर्ली 1600s मेनली इन इंग्लैंड। ठीक है, सो कहाँ पर ये पॉपुलर हुआ? इंग्लैंड में। सो द वर्ड मेटाफिजिकल मीन्स समथिंग दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो मेटाफिजिकल वर्ड है इसका मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो इस वर्ल्ड के बाहर हो, समथिंग जो हम हिंदी में कहते हैं लाइक आध्यात्मिक। ठीक है, समथिंग दैट टॉक्स अबाउट डीप आइडियाज लाइक लाइफ, डेथ, लव, सोल, गॉड एंड टाइम, ये सारी चीज़ें। सो द पोइट हु रोट दिस काइंड ऑफ पोइट्री were very intelligent and thoughtful. They like to connect big ideas in clever and surprising way. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो सारे पोइट्स जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री के तहत लिखा वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी थॉटफुल एंड वो क्या करते थे, दे लाइक टू कनेक्ट बिग आइडियाज़, बड़े आइडियाज़ को एक सरप्राइजिंग वे में कनेक्ट करते थे। एंड अगर हम बात करें द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पॉइंट्स की इन इंग्लिश, तो वो हैं जॉन डॉन एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल एंड हेनरी वोगन। ठीक है, सो एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि हम MEG के ना नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको MEG के नोट्स को परचेज करना है तो। अब हम यहाँ पर जो है इसके मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन की डिमांड है। हमारे आंसर में हमने क्या देखा, हमारे आंसर में हमने सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है और अब जो है हम आंसर की बॉडी में गाइस क्या देंगे, जो आपके आंसर में मेनली पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेटाफिजिकल पोइट्री में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला जो है अनयूजुअल कंपैरिजंस होते हैं। So metaphysical poets used very strange but clever comparisons. They compared things that seem very different but it made it sound natural. So यहाँ पे बात आ रही है किस चीज़ की? comparisons की। अब वो comparisons किस में करते हैं? उन चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं जो रियल में थिंग्स दे आर वेरी डिफरेंट, जो काफ़ी डिफरेंट है, बट वो इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि वो हमें नेचुरल साउंड करता है। तो यहाँ पे आप जॉन डॉन की जो है पोएम के बारे में बताएंगे, द वेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो ये क्या है? सो यहाँ पे ही कंपेयर्स टू लवर्स टू द टू लेग्स ऑफ अ कंपस। ठीक है, सो यहाँ पे वो दो लवर्स को कंपेयर करते हैं विद द टूल। ठीक है, टूल यूज टू ड्रॉ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल बनाने के लिए हम जिस टूल का यूज़ करते हैं उससे कंपेयर करते हैं। वन लेग स्टेज इन वन प्लेस वाइल द अदर मूव्स बट स्टेज कनेक्टेड। तो एक लेग क्या करता है? मूव करता है, एक स्टे रहता है। सो बेसिक सी बात आपको यहाँ पे ये समझनी है कि कंपैरिजन आपको बताना है। मेटाफिजिकल पोइट्री में हम कंपैरिजन, अनयूजुअल कंपैरिजन देखते हैं।
फिर हम यहाँ पे जिन टॉपिक्स को देखते हैं, दे आर वेरी डीप टॉपिक्स लाइक लव, डेथ, गॉड एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. सो द पोइट डोंट जस्ट एक्सप्रेस फीलिंग, दे थिंक डीपली. ठीक है, वो डीपली सोचते हैं. दे मेक द रीडर थिंक टू. In Don's poem, Death Be Not Proud, he talks to death itself and says that death is not as powerful as people think. ऐसा वो कहते हैं. क्लेवर थिंकिंग है, तो उनकी जो पोएम्स हैं, जो भी हमारे मेटाफिजिकल पॉइंट्स होते हैं, दे शो स्मार्ट आइडियाज़, शार्प आर्ग्यूमेंट्स, क्विक थिंकिंग, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे शो करती हैं. सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज है. सो इवन दो द आइडियाज़ आर डीप, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड साउंड्स लाइक अ कन्वर्जेशन. सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि उनकी जो पोएम्स हैं उसमें मेटाफिजिकल पोइट्री में हमें आइडियाज़ तो डीप देखने के लिए मिलते हैं, बट जो लैंग्वेज है वो सिंपल रहती है. ऐसा फील होता है जैसे जो पोइट हैं वो डायरेक्टली जो है रीडर से बात कर रहे हैं. मैनी मेटाफिजिकल पोएम्स स्टार्ट विदाउट एनी स्लो इंट्रोडक्शन. हम क्या देखते हैं कि बिना किसी इंट्रोडक्शन के जो है पोएम स्टार्ट हो जाती हैं. हमें इमोशन एंड रीज़न का मिक्स देखने के लिए मिलता है. ठीक है, लॉजिक और फीलिंग्स का मिक्स देखने के लिए मिलता है. हम साइंस एंड फिलॉसफी का यूज़ भी मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो हैं वो करते हैं. ठीक है, मेटाफिजिकल पॉइंट्स ऑफन मेंशन साइंस, ज्योग्राफी, मेडिसिन एंड फिलॉसफी टू एक्सप्लेन देयर आइडियाज. दे माइट टॉक अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लड, रिलीजियस आइडियाज व्हेन डिस्क्राइबिंग देयर लव और डेथ. देन जो है यहाँ पे हमारा एर्थ है. एर्थ पॉइंट में आप बताएंगे कि वो आयरनी का मतलब क्या होता है, सेइंग द अपोजिट व्हाट दे मीन. तो यहाँ पे जब हम जो हमारा मतलब होता है उसका ऑपोजिट बोलते हैं, देन हम उसे कहते हैं कि आयरनी है. टू मेक आवर पॉइंट स्ट्रोंगर. ठीक है, सो ये सारे के सारे जो हैं आपको इस आंसर में पॉइंट्स को इंक्लूड करना है. देन आप जो है छोटा सा कंक्लूजन या समरी टाइप का अपने आंसर के एंड में ज़रूर देंगे, तो जाकर आपका एक परफेक्ट आंसर बनेगा. सो मेटाफिजिकल पोइट्री इज नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग्स, इट इज़ अबाउट थिंकिंग डीपली एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस क्लेवरली. ठीक है, सो मेटाफिजिकल पोइट्री केवल फीलिंग्स ही नहीं है, बल्कि क्या है, डीपली थिंक करना, अपने इमोशंस को क्लेवरली जो है एक्सप्लेन करना. सो द पोइट यूज स्ट्रेंज कंपैरिजन का यूज़ करते हैं, वो स्मार्ट आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, and serious topics to create powerful and thoughtful poems. Even today, people admire metaphysical poems for their wit, wisdom and beauty. ओके, सो ये जो है आपका कंप्लीट आंसर है. इसका पीडीएफ जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही डाउनलोड ज़रूर करना है. आपको तीनों क्लासेस के पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स आपको सारे मिल जाएंगे. अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्रिटिकली कमेंट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन डिजेक्शन एंड ओड. ठीक है, सो यहाँ पर डिजेक्शन एंड ओड जो है ये आपकी पोएम है. ओड क्या होता है पहले आपको ये समझना है. एंड रोमांटिसिज्म मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता होगा कि रोमांटिसिज्म क्या है, क्योंकि वो मैंने पहले डिस्कस किया था. ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँगी आपको, ओड के बारे में बताऊँगी कि ओड क्या होता है. और फिर जो है क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डिजेक्शन नाम की जो पोएम है उसमें आपको रोमांटिसिज्म के कौन कौन से एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, उन पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन ओड. ओके, सो एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम दैट इज यूजुअली लॉन्ग एंड रिटन इन अ फॉर्मल एंड ग्रैंड स्टाइल. ठीक है, सो इट इज लाइक अ लॉन्ग पोएम. It has a carefully arranged structure and its tone यानी the way it sounds is serious and respectful. So tone कैसी है, the tone is serious होती है, respectful होती है. The poem talks about noble thoughts and deep feelings which makes it feel important and special. Because of this, an ode is often called a full dress poem, meaning it is very formal, like dressing up for a big event. तो हम कह सकते हैं कि ode is a kind of फॉर्मल पोएम. ठीक है, लिरिकल पोएम होती है वो जिसमें नोबल थॉट्स एंड डीप फीलिंग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. एक केयरफुली अरेंज स्ट्रक्चर होता है, उसका एक टोन होता है. देन यहाँ पे दो टाइप के ओड हैं, पब्लिक ओड्स होते हैं एंड प्राइवेट ओड होते हैं. पब्लिक ओड जो फ्यूनरल्स पे, बर्थडेज पे लिखे जाते हैं, और प्राइवेट ओड जो आपकी पर्सनल फीलिंग्स और आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, अब यहाँ पे जो आपका डिजेक्शन एंड ओड पे आपको बताना है कि डिजेक्शन एंड ओड में आपको रोमांटिसिज्म के कौन कौन से आइडियाज़ देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है, सो उससे पहले आपको डिजेक्शन के बारे में बताना होगा कि ये क्या है, किसने लिखी है. सो जब इसकी शुरुआत होती है ना इस पोएम की, तो हम क्या देखते हैं कि एक ओल्ड पोएम की लाइन से शुरुआत होती है.
Coleridge starts the poem by quoting 4 lines from the Ballad of Sir Patrick Spens, an old poem collected by Thomas Percy in 1765. तो यहाँ पे जो शुरुआत है वो एक ओल्ड पोएम की 4 लाइनों से हो रही है. दीज लाइन्स टॉक्स अबाउट सीइंग द ओल्ड मून होल्डिंग द न्यू मून. तो इन लाइनों में किस बारे में बात हो रही है? इन लाइनों में बात हो रही है ओल्ड मून होल्डिंग द न्यू मून विच वॉज सीन एज अ बैड साइन मीनिंग अ स्टॉर्म इज कमिंग. और यहाँ पर ये क्या है? उनके लिए एक बैड साइन है जिसका मतलब है कि तूफान आने वाला है. अब यहाँ पे आपको समझना है कि तूफान क्या है. तूफान इज अ सिंबल. क्या सिंबल है? यहाँ पे बात हो रही है इनर स्ट्रॉम की, अंदर जो तूफान आता है यानी कि इमोशनल चेंज की. ही वॉन्टेड टू वेक हिम अप फ्रॉम हिज सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग्स. ठीक है, सो यहाँ पे जो पॉइंट है जो वो एम्प्टी फील कर रहा है उससे वो बाहर आना चाहता है. ठीक है, राइट नाउ ही फील स्पिरिचुअली एस्लीप अनेबल टू एंजॉय नेचर और राइट पोइट्री. सो इस टाइम पे जो पोइट है वो कैसा फील कर रहा है? वो स्पिरिचुअली एस्लीप हो चुका है. ठीक है, और यहाँ पे जो है वो नेचर को, पोइट्री को एंजॉय नहीं कर पा रहा. फिर हम क्या देखते हैं? अदर जो सिमिलर फीलिंग्स हमें ना दूसरे पॉइंट्स में भी, जैसे हमने शैली के बारे में बात की थी, वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने पुरानी वीडियोस में बात की है. तो इस तरीके की जो रोमांटिक पॉइंट्स हैं, सिमिलर फीलिंग्स हमें उनकी पोएम्स में भी देखने के लिए मिलती है. द पोएम इज रिटन इज लाइक अ वर्स लेटर है टू अ लेडी, जहाँ पे जो लेडी की आइडेंटिटी है वो क्लियर नहीं है. वो सारा हो सकते हैं, वर्ड्सवर्थ हो सकते हैं. एक्चुअली कॉलेज सेड द पोएम इज मेंट फॉर एनी हैप्पी पर्सन द अपोजिट ऑफ हिज ओन सैड स्टेट. सो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ देखो ये है कि जो राइटर है, जो पोएम लिख रहे हैं, पोइट है, ही इज सैड, ही इज इन अ सैड स्टेज. ओके, अब यहाँ पे एक तरीके का कन्फेशन है. वो लाइक कन्फेशन क्या है? द पोएम इज लाइक अ कन्फेशन. अ सैड पर्सन टॉक्स टू अ हैप्पी पर्सन जस्ट लाइक अ सिनर वुड कन्फेस टू अ प्योर सोल. जैसे आपने देखा होगा लोगों को चर्च में, जब लोग जाते हैं, जब लोग चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? कन्फेशन लेते हैं. सो यहाँ पे भी एक तरीके का, पोएम भी एक तरीके का कन्फेशन लग रहा है. ओरिजिनल पोएम में 340 लाइन थी, पर कॉलेज ने उसको कट करके 130 लाइन्स बना दिया, 8 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया. जो वेरी पर्सनल डिटेल्स थी उन्होंने हटा दी ताकि जो पोएम है वो और ज़्यादा यूनिवर्सल हो सके. तो ये तो आपको पोइट के बारे में, उसने जो पोएम लिखी है उसके बारे में पता चल गया है. लेकिन अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा जो आपको आंसर में जो आपको बताना है, देखो बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है. मुझे पता है कि आप में से किसी भी बच्चे ने, आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये बुक से पढ़ा होगा, बिकॉज किसी को भी टाइम नहीं मिलता. एमए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर्किंग होते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता है. दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे जब आंसर बताती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ता है. ठीक है, डिजेक्शन क्या है, ओड क्या है, तभी तो आप बता पाओगे ना कि अब एज अ रोमांटिक पोएम ये कैसे है. समझ रहे हो? सो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? थीम ऑफ लॉस ऑफ इमेजिनेशन. सो द पोएम टॉक्स अबाउट लूजिंग द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ इट. तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो कैसा फील कर रहा है? He is feeling sad. Even though the theme is sad, the poem show classic romantic features. अब यहाँ पे सैड पोएम है एक तो ये, पर वो क्या दिखा रही है? हम क्या देखते हैं कि जो रोमांटिसिज्म के क्लासिक फीचर्स थे वो हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं. क्लासिक फीचर्स में आपको डीप इमोशंस, पावरफुल एक्सप्रेशंस, ब्यूटीफुल इमेजेस और म्यूजिकल फ्लो हमें देखने के लिए मिलता है. इसमें हमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिसमें वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझा रहे हैं. ठीक है, जो हमारे कॉलरेज है ना, इनका डिजेक्शन भी वेरी पर्सनल है. मॉरल टीचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको मॉरल टीचिंग के बारे में बताना है, जिसे हम कहते हैं डाइडेक्टिसिज्म, जिसे हम शायद से उपदेशवाद इसको हिंदी में कहते हैं, उपदेश देना. सो वर्ड्सवर्थ ऑफन गिव्स अ क्लियर मॉरल मैसेज इन हिज पोएम. तो यहाँ पर हमें एक मॉरल मैसेज देखने के लिए मिलता है. Coleridge is less direct about moral teaching. In dejection, the moral is hidden. Joy can save us from sadness. We should try to be joyful. So यहाँ पे moral hidden है. सुपरस्टिशन और रोमांटिक इमेजिनेशन भी हम इसमें देख पाते हैं. लाइक इफ द मून होल्ड्स द न्यू मून अ स्टॉर्म विल कम. तो ये एक तरीके का सुपरस्टिशन है ना. इवन दो इट इज अ मैजिकल आइडिया, कॉलेज रोमांटिक इमेजिनेशन एक्सेप्ट इट फुली एंड यूज इट टू एक्सप्रेस हिज इनर फीलिंग्स. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमें ना इसके अंदर रोमांटिसिज्म का जो फीचर सुपरस्टिशन देखने के लिए हमें मिल रहा है ना. कैसे मिल रहा है? जब वो बता रहे हैं जो पोएम के शुरू में कि ये एक बैड साइन होता है, ये सब क्या है? ये सब सुपरस्टिशंस होते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. मैं इंग्लिश के जो वीडियोस होते हैं उसमें ज़्यादा हिंदी यूज़ नहीं करती हूँ,
क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि अगर आपने एमए इंग्लिश लिया है सो आपको बेसिक वर्ड्स आते होंगे। अब मैं हर एक वर्ड का मतलब नहीं बताती हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि इनर फीलिंग्स बताऊँ कि उसके अंदरूनी जो उसके फीलिंग्स हैं वो सब इतना मैं डिटेल में नहीं बताती हूँ, बट स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ तो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल दे रखा है ना, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे जाके व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जो है जब एग्ज़ाम आने वाला होगा ना, आई थिंक आपका 2 जून को इसका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से पहले मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगी। तो उस लाइव क्लास में आप वो सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आए हैं। सो अभी जो है आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस हैं इन्हें कीजिए, और जो है इनके नोट्स वगैरह बनाइए। नोट्स अगर आपको परचेज़ करने तो आप परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है, हमारे पास से। बाकी जो है आप खुद से अपने भी नोट्स बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेचर और माइंड का कनेक्शन। सो कॉलरिज कनेक्ट्स द आउटर स्टॉर्म विद हिज इनर स्टॉर्म। ही विशेस फॉर अ बिग इमोशनल चेंज इनसाइड हिम इवन इफ इट इज पेनफुल। तो यहाँ पर वो एक अपने अंदर के स्ट्रॉम की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट वुड ब्रिंग हिम एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशन इज अ रोमांटिक बिलीफ। तो यहाँ पे ये एक रोमांटिक बिलीफ है जहाँ पे हम नेचर और ह्यूमन इमोशन के बीच में एक लिंक बताते हैं। म्यूजिकल फ्लो है द पोएम में, हमें ब्यूटीफुल म्यूजिक देखने के लिए उसकी लैंग्वेज में उसमें रिदम है, और रोमांटिक ह्यूमनिज्म भी हमें देखने के लिए मिलता है। जो कॉलरिज हैं वो लव एंड ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं टुवर्ड्स द लेडी एंड ऑल पीपल हु आर हैप्पी एंड लविंग। हिज पर्सनल लव टर्न्स इनटू अ लार्जर एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी एंड गुडनेस। Memory of lost innocence. So, like Wordsworth in Ode on Immortality, Coleridge misses the past. ठीक है, तो जैसे वर्ड्स वॉर जो हैं अपनी इस ओड में अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं, सिमिलरली कॉलरिज भी जो है वो अपने पास्ट को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। ठीक है, वेन लाइफ वॉज मोर इनोसेंट एंड ब्यूटिफुल। सो जब वो बच्चे थे, बचपन में जो लाइफ थी वो इनोसेंट थी, ब्यूटिफुल थी। ही बिलीव्स दैट एज वी ग्रो ओल्डर वी लूज आर क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो वो क्या कहते हैं कि जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है उसे हम लूज कर देते हैं। Mad music. So in one part, Coleridge imagined himself as a mad musician trying to express his emotions freely. He dreams that the wind can blow away his bad thoughts. तो यहाँ पर वो अपने आप को ना नेचर से हील करवाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो विंड है ना, जो विंड है, जब विंड चलेगी तो उनके जो बैड थॉट्स हैं वो ब्लो अवे हो जाएंगे। सो दिस वाइल्ड फ्री इमेजिनेशन रिमाइंड्स अस ऑफ शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड। तो ये जो है शैली की जो पोएम थी ओड टू द वेस्ट विंड की रिमाइंड करवाता है ये हमें। एट द एंड हमें जो टोन है वो जेंटल एंड लविंग देखने के लिए मिलती है, रोमांटिक बिलीफ है। यहाँ पे देखो गाइज, ये जो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखा होगा ना क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछा जाता है इसको। सो ये इसी में से है, ठीक है, कॉलरिज का ही है ये। कॉलरिज बिलीव्स नेचर इज शेप्ड बाय आवर ओन फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ओ लेडी वी रिसीव बट वॉट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। सो दिस इज अ रोमांटिक व्यू अपोजिट टू द क्लासिकल आइडिया। ठीक है, क्लासिकल आइडिया क्या कहता था, देखो क्लासिकल आइडिया कहता था कि जो नेचर है ना वो इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट करता है, पर जो रोमांटिक व्यू है वो क्या कहता है, नेचर और ह्यूमंस का एक तरीके का रिलेशन होता है। फिर हम क्या देखते हैं, फोकस रहता है मूड एंड माइंड पे। सो द होल पोएम फोकसेस ऑन द पोइट्स इनर मूड, हिज मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू फीलिंग एंड साइकोलॉजी इज अ रोमांटिक ट्रेट। तो यहाँ पे फीलिंग्स को, साइकोलॉजी को एक तरीके का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। ये एक रोमांटिक जो है आप कह सकते हो आपका ट्रेट है। सो गाइज मैं फिर से कह रही हूँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, आगे की क्लासेस के लिंक्स वहाँ पर ही मिलेंगे। बाकी पेपर्स के जो आपके कोड्स हैं वो कमेंट करके बताइए। MEG 1 के बाद जो भी आपके कोड्स हैं उन्हें आप कमेंट कीजिए, उसके भी वीडियोस हम लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो आप हमारी जो रिवीजन लाइव क्लासेस होंगी उनसे जुड़कर आप जो है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसका फ्री PDF एक और बार बता देती हूँ, MEG 01 जून 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, मैंने पहले भी बताया। फिर आपको यहाँ पे जाना है और जो है आप इस पे पहुँच जाएंगे इसके लिंक पे, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं MEG 01 जून 2025 एग्जाम यूट्यूब क्लासेस फ्री लिंक।
और नीचे जो है आपको PDF लिंक 3 क्लासेस के मिल जाएंगे। इसके बाद मैं एक क्लास और लेकर आऊँगी इसका, यानी कि जो मैं पार्ट 4 भी लेकर आऊँगी। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स कीजिए, पूछिए, कोई भी आपको नहीं रोक रहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं।